आज एक हम रेट के टाइप पढ़ने वाले हैं जो दो तरीके के होते हैं। हमने जो आगे पढ़ा वो रेट था एवरेज रेट। क्या पढ़ा था हमने? रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी और प्लस डी पी बाई डी टी। एक प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में है, एक जो है वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है, ऐसा हमने कहा था। बट ये जो रेट हम मेजर करते हैं वो होता है एवरेज रेट, ये याद रखिए, क्योंकि कोई एक टाइम गैप की रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं dt, मतलब बराबर है। तो ये जो रेट हम लेंगे वो एवरेज रेट होगा, ये याद रखिए। बट एक दूसरा जो रेट है वो है कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्शन का रेट कितना है वो ढूंढने के लिए है, जिसे हम कहेंगे इंस्टंटेनियस रेट। कोई एक पर्टिकुलर टाइम का मतलब क्या है भाई? कि रिएक्शन 10:15 पर शुरू हुआ है, मान लीजिए खत्म होने वाला है 12 बजे या हो गया 12 बजे, बट आपने एग्जैक्ट 11:02 पर उसका रेट क्या है वो कैलकुलेट करना चाहा, तो तब आप एवरेज रेट नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि एवरेज रेट का मतलब है कोई दो टाइम के बीच में आप जो है वो मेजर कर रहे हो। बट इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट अ पर्टिकुलर टाइम जो रेट है रिएक्शन का वो उसका इंस्टेंटेनियस रेट कहा जाएगा। तो किस तरीके से मेजर करें इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो? तो एवरेज रेट है उसका छोटे से छोटा जो टाइम गैप है। हम मैथमेटिक्स की अगर लैंग्वेज यूज करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी आर बाई डी टी, बट आगे आपको लिखना है लिमिट टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है? टी एक्चुअली में मुझे डी टी लिखना चाहिए यहाँ पर। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होगा? तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई जब ये टाइम गैप छोटे से छोटा हो तो हम उसे क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट, ऐसा नाम देंगे। कि कोई एक फिक्स टाइम पर, एक्चुअली आप मुझे बताओ कोई फिक्स टाइम पर हम रेट बता सकते हैं या नहीं बता सकते? कैलकुलेट कर पाएंगे? कोई कहेगा हमें? यस आप सर। बाइक ले कर पाएंगे? चलो कोई बोल रहा है यस सर, ऐसा आंसर आया। कैसे कर पाओगे? मुझे कोई, मैं आपको एक अभी थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ, शॉर्ट में थोड़ा बता देते हैं। कि मान लीजिए आप बाइक लेकर निकले हो, स्पीड से जा रहे हो, नो डाउट, बट कोई एक पर्टिकुलर सेकंड पर आपकी स्पीड कितनी है कोई ये पूछे तो आप आंसर दे पाते हो? नो सर। क्यों? यस सर। देखो, हाँ वाले भी ना वाले भी जो भी कहो वो रीजन के साथ कहो, क्यों? सर बता ही सकते हैं ना। सपोज कैसे? 40 किलोमीटर पर से जा रहे हैं, तो एक हाँ, सपोज के स्पीड ब्रेकर आया, तो उस टाइम पे हाँ। हमारी स्पीड कितनी है, तो हम बोल सकते हैं ना 40 किलोमीटर पर आवर। पर आवर आपने बोला ना, मतलब वो पर आवर है। आप देखिए मैं बोल रहा हूँ वो एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए, पर आवर नहीं। वो तो आपने क्या किया कि वो टाइम पर जो स्पीड है वो आपने ओडोमीटर में देख लिया कि भाई इतनी स्पीड दिखा रहा है, बट वो सेकंड पर स्पीड कितनी है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड कितनी है वो आपको कहा जाए। टाइम गैप में तो बता ही सकते हो, बट वो रेट तो कौन सा हुआ? एवरेज रेट हुआ। एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंस्टंटेनियस रेट, कोई एक पर्टिकुलर एग्जिट टाइम की बात कर रहे हैं। तो आप क्या आंसर दोगे वो टाइम पर? तो आप देखो एग्जिट इसलिए नहीं बता सकते हो क्योंकि हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम गैप। वो टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। कोई एक परफेक्ट टाइम की बात करो ना तो वो टाइम पर तो कोई आप एक जगह पर होते हो, बट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करते हो तो वो टाइम चेंज हो जाता है। आप देखो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो तो वो टाइम क्या हो जाता है? टाइम गैप हो जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम नहीं रहता, क्योंकि आपको डिस्टेंस कवर करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही, भले ही वो माइक्रो सेकेंड में लगे, बराबर है। तो वो पर्टिकुलर टाइम पर तो आप कोई एक जगह पर हो, तो आप स्पीड में कैसे हो सकते हो? आप मुझे ये बताओ, बराबर है। तो कोई वो पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड बताना मुश्किल है, रेट बताना मुश्किल है, तो क्या किया जाए?
तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, अगर आपको याद है तो। एक्चुअली में वो दो ग्राफ थे कि भाई आप रिएक्टेंट के बेस पर भी ड्रॉ कर सकते हो और प्रोडक्ट के बेस पर भी ड्रॉ कर सकते हो। रिएक्टेंट के बेस पर ड्रॉ करते हो तो ऐसा ग्राफ मिला था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का, याद करो। और यहां पर प्रोडक्ट के लिए ओरिजिन में से पास होता हुआ मिला था आपको। अब वहां पर आप क्या लेते थे, टाइम गैप लेते थे, याद करो, ऐसे स्लोप लेते थे। तो यहां पर जो है वो आपको प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का डिफरेंस मिलता था, और ये जो गैप है वो क्या मिलता था, डीटी मिलता था, बराबर। यहाँ पर एक्चुअली में मुझे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं करना चाहिए, सिर्फ डीटी लिखना चाहिए। सेम ईयर यहाँ पर आपको डी आर मिलता था और ये डी टी मिलता था, और स्लोप जो है वो कितना होता था, स्लोप इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लेते थे माइनस डी आर बाई डी टी, और यहाँ पर आप क्या लेते थे, डी पी बाई डी टी। तो आपको इजीली जो है वो रेट मिल जाता था। बट आपको कोई ये तो टाइम गैप है ना, आपको कोई ये कहे कि भाई नहीं भाई हमें टाइम गैप नहीं चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए, वो टाइम पर कितना जो है वो वहां पर हमें रेट मिलता है। मान लीजिए कि यहाँ पर 40 सेकंड की बात हो रही है, एट एग्जैक्टली 40 सेकंड वाला जो टाइम है, 40वीं सेकंड पर कितना है, ये कोई पूछे तो आप कैसे करोगे। आपको यहाँ पर पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना है टाइम और कंसंट्रेशन का, और यहाँ पर एक्सपांड करनी है ये लाइन, और टच ग्राफ को करवाना है। वो जो पॉइंट है वहां पर आपको ड्रॉ करना है टेंजेंट। वो टेंजेंट का जो स्लोप है वो आपको जो आंसर देगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। बट एक्चुअली ये भी तो एवरेज ही हुआ, आप देखिए, क्योंकि आपने स्लोप लिया तो यहां पर कंसंट्रेशन का गैप हो गया और ये हो गया टाइम का गैप। तो इंस्टेंटेनियस रेट इज एक्चुअली एन एवरेज रेट, बट इट इज एट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये याद रखिए। जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो एक्चुअली में तो क्या है, एवरेज रेट ही है, खास याद रखिए। बट कब, जब टाइम गैप छोटे से छोटा हो बट अब लगभग जीरो हो। आप ऐसा कह सकते हो मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि लिमिट हमने रखी है, मतलब ये डेल्टा टी लगभग लगभग जीरो हो, तब जो आपको एवरेज रेट मिलता है वही क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है, बराबर है। क्वेश्चन ये उठता है कि अगर दोनों सेम है तो इसे डिफाइन करने की जरूरत क्या है। तो कई सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पर, कोई एग्जैक्ट टाइम पर वो कहां पर पहुंचा होगा रिएक्शन, वो जानने की हमें जरूरत होती है, भाई कितने परसेंट खत्म हुआ होगा, कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो तब हमें इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो काम में आएगा, कि वो पर्टिकुलर प्रपोर्शन में खत्म होने के लिए कितना टाइम लेगा, या कोई एक्स वाई जेड टाइम पर वो रिएक्शन कहां पर पहुंचा होगा, उसका रेट वहां पर क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। बाकी ज्यादातर जगहों पर हम जहां जहां पर सम कैलकुलेट करेंगे वहां पर हमें कंसंट्रेशन का गैप ही दिया होगा, बी रिमेंबर, और टाइम गैप ही दिया होगा, मतलब हम वहां पर एवरेज रेट जो है वही ध्यान में लेने वाले हैं, बराबर। तो ये दो चीजें हैं कि भाई एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या फर्क है। तो दे बोथ आर सेम, बट इंस्टेंटेनियस रेट इज एक्चुअली एवरेज रेट एट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम गैप जब आपने छोटे से छोटा टाइम गैप लिया है तब एवरेज रेट को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं, बराबर है। ये सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन के लिए जो चीज है वो थी। अब एक पूरा नया पॉइंट आता है आपके लिए। उन्हें जो फैक्टर्स पढ़े थे अगर आपको याद है तो उसमें एक फैक्टर था कंसंट्रेशन, मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है या ज्यादा कंसंट्रेशन है तो रिएक्शन की स्पीड भी क्या होगी, तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ये हमने कहा था। तो कंसंट्रेशन के बेस पर एक चीज यहाँ पर रेट लो जो है वो डिफाइन किया जाता है। इसे कई बार रेट एक्सप्रेशन भी कहा जाता है, रेट लो या रेट एक्सप्रेशन। रेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हमने कहा था कि भाई कंसंट्रेशन के ऊपर भी करता है। तो अगर आप कंसंट्रेशन के बेस पर रेट को डिटरमाइन कर रहे हो तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन है किसका, तो रेट का, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन।
किसका कंसंट्रेशन? तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। खास याद रखना, यहां सिर्फ रिएक्टेंट हम बोल रहे हैं। उससे हम क्या कहेंगे? तो रेट लो कहेंगे। मतलब हम ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन वहां पर कर रहे हैं, किसका? रेट का। किसके टर्म्स में, किसके रिस्पेक्ट में? तो कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। और किसके कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में? तो रिएक्टेंस के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। इज नोन एज रेट लॉ। बराबर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट in terms of concentration of the reactant is known as rate law, or we can say that rate expression और rate equation। तो कभी भी आपको पूछे भाई रेट इक्वेशन क्या है, रेट लो क्या है, या रेट एक्सप्रेशन क्या है, तो आपको क्या बोलना है? इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और किसका कंसंट्रेशन? तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लो और रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन। बराबर है। और साथ साथ में जैसे जैसे हम ये रेट एक्सप्रेशन पढ़ेंगे ना, एक और टर्म आपको पढ़नी है, उसमें से मैं भूल जाऊं तो याद करवाना, और वो है रेट कांस्टेंट, जिसके ऊपर से हमें कई सारी दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो पता चलेगी। रेट कांस्टेंट अगर आपको पता है तो रेट कांस्टेंट के यूनिट पता चलेंगे। रेट कांस्टेंट के यूनिट पता है तो आगे हम एक टॉपिक पढ़ने वाले ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन, वो ऑर्डर कौन सा है वो आप उसके यूनिट के ऊपर से अंदाजा लगा सकते हो। दिया गया रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है या कौन सा ऑर्डर है, वो आप पता लगा सकते हो। बराबर, वो ऑर्डर भी हम सीखने वाले हैं। बट अभी हमें रेट एक्सप्रेशन या इक्वेशन और उसके अंदर आने वाला रेट कांस्टेंट क्या है वो हमें पढ़ना है। फॉर एन एग्जांपल, इक्विलिब्रियम में आपने रिएक्शन पढ़ा है, ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। ये कैपिटल ए बी सी डी वो क्या है? तो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर द रिएक्टेंट्स, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी आर द प्रोडक्ट्स। बट ये छोटा एबीसीडी क्या है? तो वो स्टोइकियोमेट्री है, याद रखिए। या हम कह सकते हैं स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट्स है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, प्रोपोर्शन जो है वो है किसका? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का। तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपने रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है बाय पुटिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, जो प्रीसीडिंग करते हैं किसको? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को। तो रेट एक्सप्रेशन है वो आप किस तरीके से बता सकते हो? तो हमने कहा ऊपर जैसे डेफिनेशन में हमने कहा कि रेट एक्सप्रेस जो रेट लो है वो एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन है किसका? तो रेट किसके साथ बिलोंग करता है? तो रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के साथ बिलोंग करता है। वो उसके कुछ न कुछ प्रोपोर्शन में होता है। वैसा जो मैथमेटिकल फॉर्म आप दिखाते हो कि भाई रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी। ए और बी क्या है? तो रिएक्टेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कंसेंट्रेशन है। बट यहां पर ये नहीं दिखाया गया है कि रेट जो है वो ए के कितने पावर में है। ऐसा हर बार जरूरी नहीं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ही हो और पावर वन ही हो, तो पावर कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर हम लिखेंगे एक्स एंड वाई। हाँ, ध्यान ये रखना कि ये जो एक्स और वाई है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितने भी हो सकते हैं उससे अलग भी हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आपने पढ़ा था ना, उसमें हमने कुछ अलग दिखाया था। हमने क्या कहा था? हाँ बोलिए। कि भाई रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में भी हो सकता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शन में भी हो सकता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शन में भी हो सकता है। तो वो आपको प्रैक्टिकली ही पता चल गया। ये खास याद रखिएगा कि रेट लो जो है उसमें कंसंट्रेशन कौन सा पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है या पावर कौन सा है वो आप प्रैक्टिकली ही डिटरमाइन कर सकते हो। और मैंने आपको कहा कि 11th में आपने एक ऐसा रिएक्शन पढ़ा है जिसमें आप ऐसा लिखते थे कि सी रेस टू सी डी रेस टू डी अपॉन ए रेस टू ए एंड बी रेस टू बी। वहां पर आप जो पावर लेते थे वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितना था वहां पर, क्योंकि आप वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढ रहे थे, याद रखिए। यहां पर ऐसा नहीं है, ये आपको याद रखना है। यहां पर जो एक्स और वाई है ना
वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितने भी हो सकते हैं या उससे अलग भी हो सकते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल से पता चलेगा। अभी हम एक आध एग्जांपल लेंगे जिसके बेस पर आप ये एक्स और वाई क्या है ना वो पता लगा सकते हो, बराबर है। बट उसके लिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है, डेटा गेन करना जरूरी है। आप कोई रिएक्शन को वैसे आंखों से देख कर नहीं पता लगा सकते हो कि कौन से पावर में कौन से प्रोपोर्शन में, बराबर है। इट नीड्स प्रैक्टिकल डेटा, उसके लिए प्रैक्टिकल डेटा जरूरी है कि रेट जो है वो ये रिएक्टेंट के कौन से प्रोपोर्शन में है और ये रिएक्टेंट के कौन से प्रोपोर्शन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है या इनवर्सली प्रोपोर्शन में, बराबर है। वो आगे देखेंगे हम। बट अभी क्या याद रखना है कि रेट लो किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो उसे रेट लो या रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन कहा जाएगा। तो हम बोल सकते हैं भाई रेट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये रिएक्टेंट्स की जो पावर है उसे एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन में रखना है कि ए वाला रिएक्टेंट है उसका सम पावर मल्टीप्लाइड बाय बी वाले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का कोई पावर, बराबर है। तो ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया मैथमेटिकल, उससे हम क्या नाम देंगे, आइदर रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन, बराबर है। बट प्रोपोर्शनलिटी अगर आप निकालते हो, खास याद रखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के। अब ये के जो है वो मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट रखेंगे, ए रेस टू एक्स, बी रेस टू वाई। बट रेट को तो हमने ऐसे लिखा था, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई। तो इस तरीके से भी आप जो है वो रेट लो या रेट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, रेट एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसे हम रेट एक्सप्रेशन कहेंगे। तो ये दो में से कोई भी फॉर्मूला लिखो, इट इज रेट एक्सप्रेशन और रेट लो। बट यहां पर जो के है उसे हम नाम देंगे, मैंने कहा था रेट कांस्टेंट। तो ये पूरा इक्वेशन है उसे हम कहेंगे रेट लो या रेट एक्सप्रेशन। बट इसमें जो के आता है बीच में, जो कांस्टेंट आता है, उसे हम क्या नाम देंगे, रेट कांस्टेंट, बराबर है। एक चीज कई बार ट्विस्ट करके पूछते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, व्हाट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो याद रखिए कि जब जब, ये शायद बुक में नहीं दिया गया होगा आपको, बट एक दो बार पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेन concentrations of all the reactants are taken as an unity, अब देखो तो क्या होगा, आप जरा बताइए। अगर हमने सारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया है, यूनिटी लिया है, तो क्या होगा, वैल्यू पुट करो आप इसमें, तो ये पूरा 1 हो जाएगा ना, ये भी पूरा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर लो इट विल बी इक्वल टू 1। अगर ये पूरा 1 हो गया तो रेट और रेट कांस्टेंट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना भाई। कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट रेट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब रेट कांस्टेंट और रेट दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब when concentration of all the reactants are taken as an unity, then rate will be equal to rate constant. At that time it is known as, क्या कहेंगे हम, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, क्योंकि वो स्पेसिफिक कंडीशन पर है कि आपको सारे रिएक्टेंट जो है उसका कंसंट्रेशन यूनिटी लेना है। तो ये कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशन है, तो तब का जो रेट कांस्टेंट है उसे हम क्या नाम देंगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, बराबर। तो वर्ड अगर कभी यूज किया है न्यूमेरिकल में कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट एंड दैट, तो समझ लेना है वो उसका रेट शो कर रहा है। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो क्या शो करती है, रेट शो करती है, बराबर है। क्योंकि तब कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स का वो 1 लिया गया होगा, 1 मोलर लिया गया होगा। तो खास याद रखिए ये वर्ड जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट में क्या फर्क है। तो अदर देन कंसंट्रेशन यूनिटी लिया गया है, तो
जो है वो सिर्फ रेट कांस्टेंट यूज करना। इफ कंसंट्रेशन इज टेकन एज एन यूनिटी देन वी हैव टू यूज द वर्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इंस्टेड ऑफ रेट कांस्टेंट। क्लियर? अब ये एक्सप्रेशन में वैल्यूज कैसे पुट करनी है, तो ये आप डी आर ओ बाई डी टी तो कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना कंसंट्रेशन कम हुआ टाइट्रेशन से आप पता लगा सकते हो, बराबर है रिएक्टेंट का। ये ए का कंसंट्रेशन भी आपको मिलेगा, बी का कंसंट्रेशन भी आपको मिलेगा, बट एक्स और वाई कैसे मिलेंगे, क्वेश्चन ये है। तो वो हम ढूंढते हैं भाई, सीखते हैं किस तरीके से ए और बी जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। मान लीजिए आपके पास दो रिएक्टेंट है, ए एंड बी, बराबर। खास याद रखिएगा हम क्या कर रहे हैं। आपको जब दो रिएक्टेंट दिए हैं तो आपको 3 से 4 प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। जैसे कि प्रैक्टिकल नंबर 1 आप जब कर रहे हो तब आपने ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन सेम लिया, 2 मोलर, और आपको जो रेट मिला, रिएक्शन का रेट मिला, वो मिला 0.02 मोल पर लीटर पर सेकेंड, बराबर। यूनिट मैंने ऐसा क्यों बोला वो आपको पता है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट पढ़ा था, मोल पर लीटर पर सेकेंड। बट ये पहला एक्सपेरिमेंट हुआ। अब आपको क्या करना है, खास याद रखिएगा, अब आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें आपको कंसंट्रेशन ए का जो है वो कांस्टेंट रखना है 2। आपने पहले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या लिया, कांस्टेंट, और दूसरे का कंसंट्रेशन आपने कर दिया डबल, मतलब 2 के बदले क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो आपको जो आंसर मिला ना वो मिला 0.08। खास याद रखिएगा क्या कर रहा हूं मैं। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट करना है, उसमें क्या करेंगे भाई हम, तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले को डबल करो, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में डबल करो, और दूसरे को कांस्टेंट 4 and 2, और तब आप ये देख रहे हो कि यहां पर रिएक्शन का रेट हो गया है 0.04। इसके ऊपर से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए। अब पहला रिएक्शन तो सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी देता है कि भाई कंसंट्रेशन ए का इतना है, बी का इतना है, और रेट इतना है, बराबर। इसके ऊपर से आप सबकी वैल्यू पुट करके के ढूंढ सकते हो, बट हमें तो ढूंढना है एक्स और वाई क्या है वो, बराबर है। अब आप ध्यान दीजिए दूसरे प्रैक्टिकल के ऊपर। आपने ए का कंसंट्रेशन उतना ही रखा, बट बी का कंसंट्रेशन डबल किया, 2 में से 4 किया मतलब डबल। तो ये रेट कितने टाइम हो गया जरा आप देखिए, इट इंक्रीजेस 4 टाइम। तो प्रोपोर्शन कौन सा हुआ, आप मुझे ये कहिए। जब हम बी का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट 4 टाइम बढ़ जाता है, 2 का डायरेक्ट 4 हो जाता है, मतलब ये उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। किसके, कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर हो जाता है, मतलब कंसंट्रेशन डबल करते हो तो रेट डायरेक्ट 4 टाइम होता है। खास याद रखिएगा। और तीसरा जो प्रैक्टिकल आपने किया उसमें आपने क्या किया, आपने ए का कंसंट्रेशन 2 में से किया 4, मतलब डबल, तो रेट भी 2 का हुआ 4, 0.02 का हुआ 0.04, मतलब डबल के सामने डबल। तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब पावर कितना लिखोगे, 1। तो खास याद रखिए अब आपको क्या करना है कि रेट जो है वो ए के कौन से प्रोपोर्शन में है, तो डायरेक्टली मतलब टू द पावर 1, मतलब ए रेस टू आप लिखोगे 1, और बी के कौन से प्रोपोर्शन में है, तो स्क्वायर प्रोपोर्शन में है, तो बी रेस टू आप क्या लिखोगे, स्क्वायर मतलब 2। तो रेट जो है पूरे रिएक्शन का, ये रेट एक्सप्रेशन आप इस तरीके से बता सकते हो कि वो ए के पावर 1 के प्रोपोर्शन में और बी के पावर 2 के प्रोपोर्शन में, मतलब स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है, बराबर है। तो रेट लो जब आप डिफाइन कर रहे हो और पावर आपको लिखनी है तो प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं, या प्रैक्टिकल डेटा आपके पास होना जरूरी है। तो खास याद रखिए, ये आप लिमिटेशन कहो तो लिमिटेशन भी है, और अच्छी बात कहो तो अच्छी बात भी है। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस द रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ देन वी शुड नो द प्रैक्टिकल डेटा, और हम उसे
डिटरमाइन कर सकते हैं, बट से प्रैक्टिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, थियोरेटिकली हम उसे डिटरमाइन कर सकते नहीं है। सिर्फ थियोरेटिकली नहीं, हमें प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली उसे डिटरमाइन करना पड़ेगा। बराबर है। तो ये जो है वो पूरा रिप्रेजेंटेशन जो है उसे कहा जाएगा रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए बच्चों, तो हम रिवाइज कर सके, वरना आगे बढ़ते हैं। यस बराबर। सर, ये नहीं समझ में आया नहीं प्रोपोर्शन समझ। वाला। हाँ, कि भाई आपको प्रॉब्लम होगी इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है। मैंने कहा कि जब आप एक्स और वाई डिफाइन करना चाहते हो कौन से प्रोपोर्शन में, तो आपको एक से ज्यादा प्रैक्टिकल करने होंगे, खास याद रखिए। पहला प्रैक्टिकल आप कर रहे हो जिसमें आपने एक्चुअली में हमने सारे प्रैक्टिकल में दो रिएक्टेंट लिए, ए और बी। बराबर है। अब ये कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, मोलारिटी है, मोलर है, याद रखिए, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट किया है हमने। ए जो है वो 2 मोल लिया है, बी जो है वो भी 2 मोल लिया है। यहां पर हमने क्या किया सेकेंड प्रैक्टिकल में, अब ध्यान रखना, जब हमने दोनों दो दो मोल लिए थे या मोलारिटी 2 2 ली थी, तो रेट कितना मिला? 0.02 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आपको यह समझाया गया है कि एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, बट कौन से प्रोपोर्शन में वो हमें नहीं पता है। बढ़ता है वो ज्यादातर केसेस में सही है, बट कौन से प्रोपोर्शन में वो हमें डिटरमाइन करना है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में आपने जो प्रोपोर्शन लिया वो दोनों रिएक्टेंट का 2 2 था, तो रेट कितना मिला था? 0.02। अब देखो हम दोनों में चेंज करेंगे ना, ए और बी में, तो चेंज किसकी वजह से हुआ वो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए हमने क्या किया, 1 बाय 1 चेंज करके देखा। अब हमने दूसरा प्रैक्टिकल किया, उसमें हमने क्या किया, पहले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कॉमन रखा, 2 था वो 2 का 2 ही रखा, बट बी वाले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमने कर दिया डबल, क्योंकि 2 का डायरेक्ट 4 करो तो कितना हो जाता है? डबल। बराबर है। अब आप ध्यान दीजिए, बी का कंसंट्रेशन हमने डबल किया, तो रेट कितने टाइम बढ़ा? आप जरा ध्यान दीजिए, 0.02 में से कितना हो गया? 0.08। तो कितने टाइम हुआ? इट 4 टाइम। 4 टाइम हुआ। तो अब आप यहां मैथमेटिकली देखिए कि अगर हम कंसंट्रेशन डबल करते हैं, सिर्फ बी का देखना यहां, क्योंकि हमने चेंज बी में किया है सिर्फ, अगर हम बी का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट कितने गुना बढ़ता है? 4 टाइम्स। तो ये जो डबल किया 2 टाइम किया तो ये 4 टाइम हो गया, तो ये प्रोपोर्शन कितना हुआ? तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। बराबर है। इसका मतलब अगर यस आप सर। इसका अगर आप कंसंट्रेशन 3 करते ना, तो ये 9 टाइम बढ़ जाता है। प्रैक्टिकली आप देख सकते, प्रैक्टिकली कर सकते हैं। बराबर है कि इफ इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 3 टाइम, देन रेट विल बी चेंजेस 9 टाइम्स, वो 9 टाइम होगा। इसका मतलब 3 का स्क्वायर, ट्रिपल किया तो 9 टाइम मिला, मतलब 3 का स्क्वायर मिलेगा, 4 टाइम करोगे तो 16 टाइम मिलेगा, और ये हर बार मिलता है अगर आप प्रैक्टिकली करो तो। बराबर है। तो हमने डबल किया बी का कंसंट्रेशन, तो रेट बढ़ा 4 टाइम। इसका मतलब प्रोपोर्शन हुआ स्क्वायर वाला, इसलिए स्क्वायर प्रोपोर्शन में है, बी के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में हम ये कह सकते हैं क्या, रेट। इसलिए जहां पर बी का पावर था वहां पर हमने स्क्वायर लिखा कि बी के कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में कौन? रेट ऑफ रिएक्शन। बट तो ए का क्या, तो अब ए को हमें चेक करना है तो हमें एक और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब आप ये दूसरे एक्सपेरिमेंट को भूल जाओ, क्योंकि हम ध्यान में लेने वाले हैं ए को। अब पहले एक्सपेरिमेंट में दोनों का प्रोपोर्शन 1:1 था। अब आपने ये जो 2 है उसे 4 कर दिया, मतलब ए का कंसंट्रेशन डबल किया आपने, 2 में से 4, ए का कंसंट्रेशन आपने डबल किया यहां पर, तो रेट कितने गुना बढ़ा? आप देखो, 0.02 में से हुआ 0.04। इफ 2 टाइम्स बढ़ा। हाँ, मतलब आपने अगर कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट भी डबल हुआ। इसका मतलब क्या है, एक डबल तो दूसरा भी डबल, एक 3 गुना करते हो तो दूसरा भी 3 गुना होगा, एक 4 गुना करते हो तो दूसरा भी 4 गुना होगा। इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब पावर कौन सा होगा? 1। ये याद रखिए। बराबर है। एग्जैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है तो पावर क्या होगा?
1 होगा। इसका मतलब 1। हाँ, एक्स जो है वो ए के कंसंट्रेशन का पावर शो करता है और वो है 1। वाइल बी जो है, वाई जो है वो बी की कंसंट्रेशन का पावर शो करता है। तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वो स्क्वायर प्रोपोर्शन था, इसलिए वाई इज इक्वल टू हमने क्या रखा, 2 रखा। बराबर है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रैक्टिकल करके एक एक कोई भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करके देखा जाता है और रेट में कितना चेंज होता है उस तरीके से पावर जो है वो डिसाइड किया जाता है। मान लीजिए कि हम रिएक्टेंट कोई भी लेते हैं, मैं सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब इसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ आपको मुझे आंसर देना है। मान लीजिए कि हमने कंसंट्रेशन में चेंज किया कोई चीज के, कितना भी चेंज किया, 2 का 4 कर दो, 2 का 10 कर दो, यहाँ पर भी 2 का 10 कर दो, बट रेट में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है मान लीजिए, तो आप पावर क्या रखोगे? थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, मुझे आंसर चाहिए। अगर आप कंसंट्रेशन में कितना भी चेंज करो बट रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या करें? कंसंट्रेशन में आप कितना भी चेंज करो, रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? तो आपको तब ये कहना है कि वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है। खास ध्यान रखिए, जब आप कितना भी चेंज कर लो, दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, चेंज आप कितना भी कर लो, बढ़ा दो या कम कर दो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, बट रेट में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, दिख रहा है, इसका मतलब है रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर ये रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड नहीं करता है। और तब आपको पावर क्या लिखनी पड़ेगी, 0। कोई भी चीज का पावर 0 है तो वो चीज क्या हो जाएगी, अब तो 1। मैथमेटिकल, हाँ 1। 1 हो जाएगी। मतलब कोई चेंज नहीं होगा। जब पावर 0 है तो उसकी वजह से रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा 1 और 1 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो वो एज इट इज रहेगा। मतलब रेट वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और नहीं करता है तो पावर पर आपको क्या लिखना है, पावर की जगह पर तब 0 लिखना है। जब अगर ऐसा कोई डेटा आए तो आपको ध्यान देना है। बराबर है। ये चीज हुई रेट लो या रेट एक्सप्रेशन। फिर से मैं एक चीज दोहराना चाहूंगा कि रेट एक्सप्रेशन कौन सी एंटिटी है, एक्सपेरिमेंटल। उसे आप थियोरिटिकली पूरा का पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। सिर्फ बैलेंस रिएक्शन को देखते हुए आप पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आपके पास प्रैक्टिकल डेटा होना चाहिए, या तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब एक नया टॉपिक समझकर ये लेक्चर को हम खत्म करेंगे, और ये बहुत काम का टॉपिक है, तो याद रखिएगा। और डिपेंड करता है इसके ऊपर, रेट एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक नई एंटिटी जो है वो आपको सीखनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में सम पूछे जाते हैं, बी रिमेंबर, खास याद रखिए, सम पूछे जाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। बराबर है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो पूछा जाएगा वो 2 मार्क में या 3 मार्क में इसके सम आते हैं। एक टेम्परेचर की इफेक्ट के सम आते हैं और एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले सम जो है, और हाफ लाइफ टाइम के सम जो है वो आएंगे। तो उसमें से एक ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? एकदम इजी है। अगर आपको रेट एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा भी पता है, तो हम रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं भाई? तो हम लिखते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू एक्स एंड बी रेज टू वाई। ये एक्सपोनेंट अगर आपको पता है, पावर आपको पता है, तो आपको रिएक्शन का ऑर्डर पता है। बस ये याद रखिए। तो क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन पहले हमें पता होनी चाहिए। तो आपको तब लिखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज
द सम ऑफ, 3 बार ऑफ आना चाहिए आपके स्टेटमेंट में, मिनिमम 3 बार ऑफ आना चाहिए, जहां पर होना चाहिए वहां पर क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द concentration of the reactants present in the rate law or rate expression is called the order of reaction. उससे हम रिएक्शन का ऑर्डर करेंगे, मतलब हमें जो ये अभी रेट एक्सप्रेशन दिखाया गया है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखाना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिनोट किया जाता है एन से, बी रिमेंबर। तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा एक्स प्लस वाई। मान लीजिए कि 3 रिएक्टर है, इसका पावर जेड लिख दो, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो कोई मुझे बताएगा कि ऊपर मैंने जो रिएक्शन लिखा उसका ऑर्डर क्या होगा? ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? 3। हाँ, simplest है। ऐसा सिंपल क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा जाएगा सिवाय 12th के पेपर में, बराबर। 12th के पेपर में ऐसे सम पूछे जाएंगे कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, बराबर। तो अगर डेटा देखो उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि इजी है। आपको ऐसे डेटा दिया जाएगा, टेबल दे दिया जाएगा जो ऊपर हमने प्रिपेयर किया, और ये टेबल के ऊपर से आपको पूछेगा ऑर्डर दिखाओ। तो क्या करोगे आप? भाई पहले आपको ऐसे रेट एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा कि नहीं, बराबर है ना। कैलकुलेट करना पड़ेगा रेट एक्सप्रेशन के बेस पर कि पावर कितना आता है। पावर आपको मिल जाए बाद में, पावर का सम कर सकते हो, और जो सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आपको मिलेगा वो उसका ऑर्डर होगा, खास याद रखिए। तो देखो 3 बार ऑफ आना चाहिए, मैंने कहा 1 2 3, बराबर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन द रेट लॉ इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये ऑर्डर जो है उसे एन से डिनोट किया जाता है, और इट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब उसकी खासियत याद रखिए कि ये एन जो है वो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, हाँ वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, बराबर। और जैसे मैंने कहा कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है किससे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। मतलब आप कंसंट्रेशन कितना भी, कई सारे रिएक्शन ऐसे है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना भी चेंज करो उसके रेट में कोई चेंज नहीं होता है। रेयर रिएक्शन है, बट ऐसे रिएक्शंस को जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है कि जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करता हो, बराबर है। और ऑर्डर आपको पूछे जाएंगे भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है वो डिटरमाइन करो, तो आप इस तरीके से जो मैंने सिखाया वैसे कर सकते हो, बराबर। कल एक नया टॉपिक पढ़ना है, वो है मोलिकुलरिटी, बट उससे पहले ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इतना ही था बस। सम आएंगे तब हम थोड़ा और इसके ऊपर ध्यान देंगे, बट मोलिकुलरिटी समझने से पहले आपको 2 टाइप के रिएक्शन पढ़ने। रिएक्शंस कैन बी ऑफ 2 टाइप, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से? एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। समझने में बिल्कुल इजी है ये दोनों, शॉर्ट में बता देता हूं। एलिमेंट्री रिएक्शंस किसे कहते हैं? द रिएक्शंस which occurs in one step। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे? द रिएक्शंस which occurs in multiple steps। एक स्टेप में होने वाले रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे, वाइल एक से ज्यादा स्टेप में होने वाले रिएक्शन को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल ए में से डायरेक्ट बी बन रहा है तो एलिमेंट्री रिएक्शन है, बट ए में से बी बनने के लिए पहले ए में से जेड बना, जेड में से वाई बना और वाई में से बी
multiple steps are if involved in the reactions, then that type of reactions are known as complex reactions. While the single step reactions are known as एलिमेंट्री रिएक्शन. क्यों में पढ़ रहा वो आपको मोलिकुलरिटी के टाइम पता चल जाएगा, बट हमें ज्यादा ध्यान देना है एलिमेंट्री रिएक्शंस के ऊपर. बराबर है.